तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जिसको कि आप जीओसी भी कहते हो, उसका थ्योरी पार्ट आज हम कवर करेंगे। हालांकि ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ इसके एनसीईआरटी पे सभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुकी हूँ, बट मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी थ्योरी जल्दी लेकर आऊंगी। सो टुडे इज दैट डे, और आज हम इसकी थ्योरी को कवर करने की कोशिश करेंगे मिनिमम से मिनिमम लाइक 30 to 40 मिनट्स में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो एक्चुअली शुरू शुरू में ये समझा जाता था कि जो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये एक्चुअली आपको नेचर से मिले हैं और इनको आप खुद लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप इनको सिंथेसिस नहीं कर सकते। इसलिए इसके लिए जो थ्योरी दी जाती थी उसको कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कि ये सिर्फ जो भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें नेचर से मिले हैं और इनको बनाया नहीं जा सकता। बट पहली बार 1828 में एक साइंटिस्ट थे डब्ल्यू वूलर, जिन्होंने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया। वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया, जो कि ऑब्वियसली नेचर में भी प्रेजेंट था। तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें कि वो अमोनियम साइनेट को यूज कर रहे थे। जब उन्होंने उसको हीट किया तो रीअरेंजमेंट के थ्रू उनको मिल गया यूरिया, और इसके बाद में ये पता चलने लगा कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी बनाया जा सकता है। उसके बाद तो ढेर सारे, जैसे कि आपके एसिटिक एसिड हो गया, ऐसे करके ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाने लगे, और आज के डेट में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बना पाते हैं। तो ये कहना कि वाइटल फोर्स थ्योरी आज के डेट में भी करेक्ट है, तो ऐसा नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर मेनली आप देखते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन का काफी ज्यादा परसेंटेज होता है, उसके अलावा भी दूसरे एलिमेंट्स हो सकते हैं, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हेलोजेंस, बहुत सारे और भी दूसरे एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। बट कार्बन जो है वो इतने बड़े बड़े कंपाउंड बना कैसे पाता है? क्योंकि लेंथ इनकी बहुत ज्यादा होती है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, अपने जैसे ही दूसरे एलिमेंट्स के साथ में लिंक करने की प्रॉपर्टी, जो कि कार्बन की मैक्सिमम होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में दूसरे और एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसी वजह से वो बड़े छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म कर पाता है। अब जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है, वो है ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जिससे कि और ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है बॉन्ड को। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपका कार्बन है वो तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है जब वो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, चाहे खुद के साथ में चाहे किसी और एलिमेंट के साथ में। वो है sp3, sp2 और sp। अब मैं एक का मतलब आपको समझा देती हूँ कि sp3 से मतलब क्या है। sp3 का मतलब है कि एक s ऑर्बिटल तीन p ऑर्बिटल के साथ में इंटरमिक्स होगा और फॉर्म करेगा चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल, ये तो आपके नॉर्मल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो क्योंकि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल यूज हो रहा था और यहाँ पे तीन ऑर्बिटल, तो ये आपस में मिलके चार ही बनाएंगे, पर ये नए ऑर्बिटल्स होंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इन दोनों के ही, तो इनका नाम दिया जाता है sp3। अगर इसको हमें डायग्रामेटिकली शो करना हो तो आप ऐसे शो कर सकते हो, ये है आपका लेट्स से एक s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल जो है आपको पता है कि डंबल शेप के होते हैं, तो ये मैंने तीन एक्सिस में, लेट्स से इसको y एक्सिस कह देते हैं, इसको x एक्सिस और इसको z एक्सिस में प्रेजेंट है। और जो स्फेरिकल s ऑर्बिटल होता है वो तो आपका एक ही, मतलब तीनों ही डायमेंशंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये हो गए आपके तीन p के ऑर्बिटल। तो ये तीनों, ये चारों ही आपस में मिलके चार क्या बनाएंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनका शेप अब जो है ना वो कुछ ऐसा हो चुका होगा। ठीक है, और इस शेप को आप सभी जानते हो, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अब ये डंबल भी नहीं है और अब ये पूरी तरह से स्फेरिकल भी नहीं है, अब ये क्या है, इन दोनों का ही एक इंटरमीडिएट स्टेट है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और क्योंकि यहाँ पे एक s का ऑर्बिटल और तीन p के ऑर्बिटल काम आए, तो हम कहेंगे कि चार नए sp3, अब ये कौन है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जबकि ये कौन थे? ये थे आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एग्जैक्टली इसी तरह से आप sp2 को भी देख सकते हो और sp के लिए भी देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना, उसमें कार्बन हमेशा ही सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है, चाहे खुद के साथ चाहे हाइड्रोजन के साथ, बट होगा हमेशा ही सिंगल सिंगल बॉन्ड में। sp2 के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, या फिर कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसी के भी साथ। और sp हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्डेड प्रेजेंट होता है। पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखना है कि जो कार्बन होता है वो हमेशा ही टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि सिर्फ चार बॉन्ड फॉर्म करता है, ना चार से कम ना चार से ज्यादा। अब यही sp3, sp2 और sp के एग्जांपल्स आप यहाँ देख सकते हो। देखो, एक तो एहीन, मीथेन, इथीन और इथाइन। ठीक है, तो ये इनकी नेमिंग का तरीका होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की
ठीक है, दूसरा कलर चूज कर लेती हूँ, सस। सो हाइब्रिडाइजेशन होने से होता क्या है, बहुत सारे नए नए फैक्टर्स जो हैं वो मतलब पैरामीटर्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि sp3 का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड, sp2 डबल बॉन्ड और sp ट्रिपल बॉन्ड। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, आप खुद सोचो ना, उसमें और ज्यादा क्या है, ऑर्बिटल्स पास आने लगेंगे। जब ऑर्बिटल्स ज्यादा पास में आएंगे तो उसको ब्रेक करने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। यानी बॉन्ड एंथैल्पी ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड की और फिर सिंगल बॉन्ड की। जबकि बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ मतलब एक बॉन्ड की लेंथ। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ही उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा होगी। तो ट्रिपल बॉन्डेड है यानी कि और ज्यादा जो एटम्स है वो एक दूसरे के पास में है, तो लेंथ ऑब्वियसली कम हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसको हम कहते हैं एस कैरेक्टर, जो कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिसाइड करता है। तो अब हमेशा ध्यान रखना है कि जो एस कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो एस कैरेक्टर है वो कितना हो जाता है, 50%। ठीक है, sp2 के अंदर कितना है, 100/3 कर दो, क्योंकि तीन ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं, एक s का दो p का। तो यहाँ पे अगर s का कैरेक्टर आप निकालोगे तो आ जाएगा आपका 33.3%। और sp3 में जब आप निकालते हो तो यहाँ पे चार ऑर्बिटल्स, तो 100/4 कर दो तो ये आ जाएगा आपका 25%। तो आप देख सकते हो कि जो s कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर है, sp में, फिर है sp2 में, और फिर है sp3 के अंदर। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी कुछ इसी तरह से होगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जब आगे आप जाके इन्हीं के रिएक्शंस को करते हो तब, राइट। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस स्ट्रक्चरल फॉर्मुलास। कई सारे तरीके होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो करने के, जिसमें कि आपका एक वन ऑफ द वेरी कॉमन जो है वो है वेज एंड डैश फॉर्मूला। इसमें आप क्या करते हो ना, लेट्स से कि मेरे पास में CH3 है, CH4 है, तो मैं इसको किस तरह से शो करूंगी, यहाँ पे शो कर देते हैं। तो CH4 को हम कुछ इस तरह से शो करेंगे, ये एक हाइड्रोजन, क्योंकि CH4 के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसका मतलब उसका शेप तो टेट्राहेड्रल होगा। बट इसमें हम करते क्या है कि हम किसी भी दो एटम को, सराउंडिंग एटम्स को एक प्लेन पे ले लेते हैं, जिसको कि मैंने सिंगल लाइन से शो कर रखा है। और जो प्लेन के पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा, लेट्स से कि ये मेरा ये प्लेन है, तो प्लेन में जो पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा उसको आप कह देते हो डैश हाइड्रोजन, और जो आगे की तरफ प्रेजेंट होगा, जो यानी कि हमारी तरफ, व्यूअर की तरफ है, उसको हम कह देते हैं वेज हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा और एटम भी हो सकता है, वो ऑब्वियस है। ठीक है, सो आई गेस कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और भी कई सारे तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, बॉन्डलाइन रिप्रेजेंटेशन होता है, आपका फिशर रिप्रेजेंटेशन होता है, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन होता है, तो बहुत सारे तरह के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जो सबसे कॉमन है वो है वेज एंड डैश फॉर्मूला। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल ग्रुप्स दे कंटेन। किस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स उनके अंदर हैं या फिर किस तरह का उनके अंदर स्ट्रक्चर है। तो जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, ये एक्चुअली कुछ इस तरह के आपके ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़े हों तो उसकी फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, अल्कोहल, दूसरा है COOH, तो कोई भी कार्बन चेन जिसके अंदर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होगा वो एक तरह के प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, जिनके अंदर COH ग्रुप होगा वो एक तरह के प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, जिसमें नाइट्राइल होगा वो एक तरह की, मतलब अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं बेस्ड ऑन दैट कि किसी भी चेन के ऊपर, कार्बन कंपाउंड के ऊपर किस तरह का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल कि सबसे पहले तो आप जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको चूज करोगे, ये ध्यान में रखते हुए कि मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स या मल्टीपल बॉन्ड उस चेन के अंदर इंक्लूड हो रहे हों। दूसरे नंबर पे आप क्या करते हो, आप पहचानोगे अपने रूट वर्ड को, यानी कि अगर कोई 3 कार्बन की चेन है तो उसके लिए आप यूज करोगे प्रोप वर्ड को, 4 कार्बन की है तो आप उसके लिए यूज करोगे ब्यूट को। ठीक है, उसके बाद में फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका, जो भी आपने लॉन्गेस्ट चेन चूज की है उसमें आप ये डिसाइड करोगे कि आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, लेफ्ट साइड से करनी है कि राइट साइड से करनी है। इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है या जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको हमेशा ही मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए। ठीक है, और यहीं पे आप यूज करते हो लोकेंट रूल को भी। अगर मान लो एक या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप बराबर पोजीशन में है, तो जहां पर भी उनकी पोजीशन का सम सबसे कम बन रहा हो उसी को ही आप चूज करोगे नंबरिंग के लिए। तो लोकेंट रूल को हमें फॉलो करना होता है। फिर जो लास्ट आपका आता है वो है कि आप प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को यूज करोगे अप्रोप्रिएट पोजीशंस पे। सो लेट्स से कि ये प्रीफिक्स है यहाँ पे रूट वर्ड और सफिक्स। तो प्रीफिक्स आप उनके लिए शो करते हो जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा ही नेमिंग करते वक्त सबसे पहले लिखा जाता है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हो, फिर जो भी आपका पेरेंट चेन है उसके लिए रूट वर्ड को लिखते हो। तो ये इसमें आप, रूट वर्ड आपको बताता है कि जो आपकी कार्बन कंपाउंड की चेन है वो कितनी लंबी है। और फाइनली आपका सफिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर कौन सा
फंक्शनल ग्रुप या कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या उसके अंदर हेलोजन प्रेजेंट है। बट आप हमेशा ध्यान रखना है कि हेलोजन और जो आपका नाइट्रो ग्रुप होता है, ठीक है, ये हालांकि है तो फंक्शनल ग्रुप, बट स्टिल इनके लिए हमेशा इनको अगर कभी भी कंपाउंड के अंदर होंगे तो आप इनको एज अ प्रीफिक्स, एज अ सब्स्टिट्यूएंट इनकी नेमिंग करोगे। जैसे कि नाइट्रोबेंजीन, जैसे कि आपका डाइक्लोरोमीथेन, हमेशा आप डाइक्लोरो को पहले लिखोगे, ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो बस इन दोनों को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो तो सेम होता है, फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन अगर आप इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखोगे यानी इनके स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और इसी वजह से उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है। इन पेयर्स को हम आइसोमर्स कहते हैं और ये जो फिनोमिना होता है, ये जो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। दो तरह के आइसोमेरिज्म नॉर्मली देखने को मिलते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर कौन कौन से आपके आइसोमर्स आ जाते हैं, जैसे चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स या फिर मेटामर्स। ठीक है, चेन आइसोमर्स का मतलब हो गया जबकि चेन के अंदर कोई जैसे लेट्स से ये मेरी एक चेन है, अब ये चेन जो है अगर मान लो मेरी चेंज हो जाए, यानी कि एक यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाए, तो उसके फॉर्मूला में, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, मास में भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन चेन डिफरेंट हो चुकी है, तो इसको कहेंगे चेन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, मान लो यहाँ पे एक जगह OH लगा है, अब जो OH है वो टर्मिनल पोजीशन पे आ जाए, इसको आप कहोगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सॉरी पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की, जिसमें कि आपका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए। सो लेट्स से कि ये मेरे पास एक ईथर है, अब अगर मैं इसका OH बना दूं तो ये क्या हो गया, दो कार्बन होने चाहिए यहाँ पे, है ना, मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा बना दिया, तो मान लो कि ये है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये क्योंकि आपके फंक्शनल ग्रुप से चेंज हो गया, ये ईथर था अब ये अल्कोहल बन गया, तो इसको आप कहोगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसी तरह से मेटामेरिज्म क्या होता है, अगर मान लो कोई एक ईथर है, ईथर के अराउंड अगर आपकी चेन जो है वो डिफरेंट हो जाए, लेट्स से कि ये मैंने एक ईथर लिया और एक दूसरा ईथर मैंने ये लिया, तो दोनों का फॉर्मूला अब भी सेम है और दोनों अब भी ईथर है, लेकिन ईथर के अराउंड जो सराउंडिंग एल्काइल ग्रुप है वो अब चेंज हो चुकी है, तो इसको आप बोलोगे मेटामेरिज्म। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसी तरह से आपके जो फंक्शनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल। स्टीरियो का मतलब होता है कि स्पेस के अंदर उनका ओरिएंटेशन कैसा है, इनकी बॉन्डिंग सेम होती है, ये एक तरीके से जुड़े हुए होते हैं, बट स्पेस के अंदर इनका जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होता है। लेट्स से कि अगर ये मेरे पास में कोई एक एल्कीन है और ये भी एक एल्कीन है, तो ये दोनों में देखो सब कुछ सेम है, बॉन्डिंग भी सेम है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, बट स्टिल ये एक दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि एक के अंदर जो दोनों एल्काइल ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट पोजीशन पे है, जबकि दूसरे में सेम पोजीशन पे है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं ट्रांस और इस फॉर्म को हम कहते हैं सिस, जब दोनों एल्काइल ग्रुप एक ही तरफ हो डबल बॉन्ड के। तो ये होते हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ये एक एग्जांपल दिया था, इसी तरह से हम मान लेते हैं कि हम कोई एक दूसरा एग्जांपल चूज कर लेते हैं। लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। ओके, लेट्स से कि ये मेरे पास है एक क्लोरीन, ये है यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक हाइड्रोजन और यहाँ पे लगा दिया एक CH3। अब इसको वेज फॉर्मूला में शो करना है, तो लेट्स से कि मैं इसको कुछ इस तरह से शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये एक इसका ओरिएंटेशन है, बट लेट से अब मैं क्या करूं कि यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है, मान लो कि मैं उसको ले लेती हूँ यहाँ कुछ इस तरह से और हाइड्रोजन को मैं शिफ्ट कर देती हूँ कुछ इस तरह से। अब ये हो गया आपका क्लोरीन और ब्रोमीन को मान लो मैंने कांस्टेंट रखा, तो सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे CH3 अब हमारी तरफ है इस वाले सेकंड केस में, जबकि फर्स्ट केस में CH3 हमारे से दूर था। तो यहाँ पे भी क्या होता है ना, कुछ कुछ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज देखने को मिल जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है, उनके ओरिएंटेशन के बेसिस पे। इसको ही हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ये जो आइसोमर्स है इनको आप कहते हो ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके लिए आपका कार्बन जो है वो कायरल होना नेसेसरी होता है। और ये जो दो फॉर्म्स मैंने आपको बताई, इस पेयर को हम आपस में कहते हैं इनैंशियोमर्स, ठीक है, तो ये होते हैं आपके इनैंशियोमर्स। सो ये इस तरह के जो कंपाउंड है इनको आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी बोलते हो। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है टेंथ है कि अगर कोई भी रिएक्शन आप करते हो, ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो उसमें बेसिकली बॉन्ड्स क्या होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड, वो ब्रेक करने होते हैं, तभी तो नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, तभी तो केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ेगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो दो तरह से ये जो बॉन्ड की फिजन हो सकता है, एक तो होमोलिटिक हो सकता है, एक हिड्रोलिटिक हो सकता है। होमो का मतलब होता है सेम और लिटिक का मतलब होता है टूटना, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और लिटिक का मतलब होता है टूटना। तो अगर सेम तरीके से बॉन्ड टूटे तो उसको आप
होमोलिटिक फिजन कहोगे, इसमें हमेशा ही फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और अगर अलग अलग तरह से बॉन्ड टूटे तो उसके अंदर आयंस बनते हैं, यानी कि एक तो एनायनिक पार्ट बन जाएगा, एक कैटायनिक पार्ट। तो जो होमोलिटिक फिजन होता है ना, इसको आप हमेशा हाफ हेडेड एरो से शो करते हो, ठीक है। इसी को हम फिश हुक एरो भी कहते हैं। जिस तरह से मछली को पकड़ने के लिए जिस एरो को काम में लिया जाता है ना, वो क्या होता है, वो इसी तरह का होता है, टाका जो होता है। तो यहाँ पे एक रेडिकल, एक्चुअली जो एक बॉन्ड होता है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो अगर बॉन्ड कुछ इस तरह से टूट जाए कि दोनों को अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए, तो इसको आप कहोगे कि फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। हेटेरोलिटिक फिजन के अंदर क्या होगा कि कोई एक होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेट्स से कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ये इस कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाएगा और क्या फॉर्म कर देगा, बी माइनस, जिसको कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटायंस या एनायंस ना कह के इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स कह देते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आपके वो होते हैं जिनमें होती है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो आप देख ही सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि इस ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो आप देख सकते हो बी के ऊपर माइनस चार्ज है, यानी ऑलरेडी इसके पास जितने होने चाहिए उससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आगे जाके काम आएंगे, इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। अब बात आती है नेक्स्ट हमारी, वो है एनायंस, और ये जो आयंस हैं इनका स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम कार्बोकेटायंस की या फिर फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कार्बोकेटायंस के लिए शो कर रखा है, बट एग्जैक्टली कार्बोकेटायंस और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, बिल्कुल एक ही तरीके से काम करते हैं। तो कार्बोकेटायन में तो क्या था कि जो आपका कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और कार्बन के ऊपर रेडिकल होगा, तो ये दोनों ही आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इस वजह से एक ही तरह से ये काम करते हैं। सो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो कुछ ऐसा होता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और उसके बाद में अगर सभी के सभी हाइड्रोजन्स हैं तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका CH3 ग्रुप होता है ना, इसका होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, देने की टेंडेंसी होती है। अब अगर किसी कार्बोकेटाइन पे अगर कोई CH3 ग्रुप लगा होता है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कार्बोकेटाइन की तरफ, जिससे कि इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जितने ज्यादा CH3 ग्रुप लगे होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की बढ़ेगी, राइट। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकते, अदरवाइज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। तो ये जो फॉर्म होती है इसी को हम कहते हैं टर्शरी। अगर सिर्फ 2 कार्बन लगे होते तो आप कहते हैं सेकेंडरी, अगर सिर्फ एक ही लगा होता तो प्राइमरी, और अगर एक भी ना लगा होता, सबके सभी हाइड्रोजन्स होते हैं कुछ इस तरह से, तो फिर हम इसको कह देते हैं CH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा कुछ इस तरह से है स्टेबिलिटी का, यू कैन सी दैट। तो ये आपका सबसे ज्यादा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और उसके बाद में मिथाइल रेडिकल। क्लियर। अब इसी तरह से अगर हम बात करें अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस की, तो वो भी काफी स्टेबल होते हैं। अलाइलिक का मतलब होता है ये वाला कार्बोकेटाइन, ठीक है, जबकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके, इसको, ये तो हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। तो जो बीटा कार्बन है ना उसके ऊपर अगर डबल बॉन्ड लगा हो तो इसको आप अलाइलिक कहते हो। इसी तरह से बेंजाइलिक होता है एग्जैक्टली इसी तरह से, बट बेंजीन के साथ में, तो इसको आप क्या कहोगे, सो दिस इज योर बेंजाइलिक रेडिकल, ठीक है। तो जो बेंजाइलिक रेडिकल और अलाइलिक रेडिकल दोनों ही हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, बिकॉज बिकॉज उनके ऊपर वो रेजोनेंस में एक्चुअली जा सकते हैं, राइट। सो दे कैन अंडरगो द रेजोनेंस। सो यू कैन, एक सेकंड, ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, ये पॉजिटिव चार्ज आपका इधर होगा, ठीक है, एक सेकंड, वेरी सॉरी, ये अल्फा पोजिशन पे होगा। सो दिस वुड बी लाइक दिस, हाँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारी अल्फा पोजीशन, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अल्फा पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड है, और इसी वजह से क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड और आपका पॉजिटिव चार्ज है ये एक्चुअली रेजोनेंस में रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन को मिलती है स्टेबिलिटी, इज दैट क्लियर। तो इसी वजह से कार्बोकेटाइन आपके ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। और एग्जैक्टली ये का यही चीज, जैसा कि मैंने कहा, कार्बोकेटाइन्स और फ्री रेडिकल्स बिल्कुल एक तरीके से काम करते हैं। तो अगर यहाँ पे रेडिकल भी मौजूद होता तो भी उसकी स्टेबिलिटी अब पहले से ज्यादा हो चुकी होती बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट आता है आपका कार्बन एनायन। तो कार्बन एनायन यानी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर अगर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, अब अगर उसके ऊपर CH3 ग्रुप्स बढ़ेंगे, तो CH3 ग्रुप्स कैसे थे, मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि प्लस आई इफेक्ट। तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी पहले से, ठीक है। तो ये बिल्कुल कार्बोकेटाइन का उल्टे तरीके से काम करेंगे। तो जितने कम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि टर्शरी के अंदर बहुत सारे मिथाइल ग्रुप्स लगे होंगे या फिर एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, तो वो प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे और उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी,
क्लियर। चलिए, इसी तरह से अलाइलिक और बेंजाइलिक जो कार्बन अनायंस होते हैं ना, वो तो काफी स्टेबल होते हैं क्योंकि वहां पे एक अलग फैक्टर है, वहां पे रेजोनेंस हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अब यहाँ पे तो रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल हो जाएंगे। क्लियर। अब अगर हम फ्री रेडिकल्स की बात करें तो फ्री रेडिकल्स बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसा कि हमने कार्बोकेटाइन के साथ देखा था, एग्जैक्टली उसी तरह से, और फंडा भी वही है क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट हो सकते हैं, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई वो वाले होते हैं, वो वाले एलिमेंट्स हो जाते हैं या ग्रुप्स हो जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जिसमें की जो कार्बन है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके जो साइड में जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसका जो ग्रुप है उससे ज्यादा होती है। ठीक है, तो मान लो कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस ग्रुप के जिस भी एटम के साथ वो अटैच है, तब वहां पे प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब हो गया कि ग्रुप जो है ये जाकर इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, यानी कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। बट अगर कार्बन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो ऐसे में हम कहेंगे कि वहां पे माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, तो यही होता है। और जो आपका ये प्लस और माइनस आई इफेक्ट है या इंडक्टिव इफेक्ट है, ये हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड के अराउंड होता है, और जब तक ये ग्रुप जुड़ा रहेगा तब तक ये इफेक्ट लगातार चलता रहेगा। तो इस वजह से इस इफेक्ट को हम परमानेंट इफेक्ट भी कहते हैं। इज दैट क्लियर। तो अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो एक्चुअली एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या फिर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, वो एसिडिक बिहेवियर को, यानी कि कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसके हाइड्रोजन के रिमूवल को वो बढ़ा देता है, यानी कि एसिडिक बिहेवियर को बढ़ा देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखना। एसिडिक बिहेवियर जब कभी हमें समझना होगा तो इन सभी इफेक्ट्स को हम लोग कहीं ना कहीं यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब है कि लेट्स से कि मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी है, अब यहाँ पे मैंने कोई ई प्लस को ऐड किया, तो ई प्लस क्या करेगा, ये जैसे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब कार्बन जो है इसके साथ में ई प्लस जुड़ा, तो आप खुद सोचो कि जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर ई प्लस के लगने के बाद में, तो एक्चुअली जो बॉन्ड है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट होगा कार्बन की तरफ, यानी जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आपका ई ग्रुप जाके जुड़ा है, वहीं पर ही डबल बॉन्ड का कार्बन शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है इसको आप कहते हो प्लस ई। ठीक है, प्लस ई इफेक्ट। बट अगर यहीं पे क्या हुआ होता कि अगर यहाँ पे ई माइनस का अटैक हुआ होता, तो मान लो कि ये ई लगाया और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, तो ऐसे में क्या होगा कि जो बॉन्ड है ना वो इधर शिफ्ट होगा, यानी जिस जगह पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, जहां पे जाके ग्रुप लगा है उससे दूर की तरफ जाएगा, तो ऐसे में हम इसको कहेंगे माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है वो सिर्फ जब रिएजेंट सामने होता है तब उसी के प्रेजेंस में होता है, जैसे कि H प्लस और OH माइनस के साथ आप एसिड और बेसिस के साथ इस वाले इफेक्ट को देख सकते हो। तो ये जब तक रिएजेंट है तब तक ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसको परमानेंट नहीं, इसको हम टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं। और इसके लिए आपका मल्टी बॉन्ड होना जरूरी होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट, और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको कि हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। जो रेजोनेंस या फिर इसी को मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, ये भी दो तरह का होता है, प्लस आर या प्लस एम, और या माइनस आर या माइनस एम। प्लस आर का मतलब होता है कि पहली बात तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होना चाहिए सिस्टम के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे डीलोकलाइज कर सकें। ठीक है, अब अगर ये डीलोकलाइजेशन कुछ इस तरह से होता है, कोई इस तरह के फंक्शनल ग्रुप की वजह से होता है, जो कि लेट्स से अगर हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए, यानी बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाए, तो ऐसे में हम कहेंगे कि उसका प्लस आर इफेक्ट है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है बेंजीन रिंग को। बट अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दें, तो हम कहेंगे कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो उसका माइनस आर इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे कॉमन चीज है, कॉमन पैटर्न है, वो मैं आपको बता देती हूँ जो आपको देखने को मिलता है इन ग्रुप्स के अंदर। वो है कि ये जितने भी OH ग्रुप्स और ये सभी ग्रुप्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, यानी ये सब प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे वो माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे। तो बेसिकली जो भी प्लस आर वाले इफेक्ट है उन सबके अंदर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उनके अंदर नेगेटिव चार्ज या फिर उनके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है, जो कि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है आपकी बेंजीन रिंग या जो भी आपका कार्बन चेन है उसके साथ में। ठीक है, सबके अंदर आप देखोगे लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसे ब्रोमीन के अंदर भी तीन तीन लोन पेयर्स हैं।
इस वजह से प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। और जो भी ग्रुप्स आपके प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं ना, वो हमेशा ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये आप ध्यान रखना। और वो ग्रुप्स जो कि माइनस आर शो करते हैं, जिसमें कि आपका नाइट्रो आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएंगे, तो ये सब के सब आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, यानी कि मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल्स को, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि बेंजीन में बहुत कॉमन होती है, तो आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। बट अगर हम बेंजीन की बात ना करें, तो आप ये सिंपली कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग के लिए बता रही हूँ, ठीक है, राइट। और अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, यानी जो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, उनके अंदर आप एक पैटर्न देखोगे कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है, और कार्बन के साइड वाली पोजीशन पे एक डबल बॉन्डेड क्या प्रेजेंट होगा, एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप इसको कुछ इस तरह से शो कर सकते हो, यहाँ पे एक बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर आपका डबल बॉन्ड है, उसके बाद में एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसकी जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ठीक है। हमेशा इसी तरह की आपको एक फॉर्म नजर आएगी। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रेजोनेंस इफेक्ट, और जो कि बेंजीन की स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत या बेंजीन के कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा इफेक्ट है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये इफेक्ट आपको वो देखने को मिलता है अगर आपके मल्टीपल बॉन्ड के साथ में कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ में एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हो, जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, और इसके ऊपर लेट से CH3 ग्रुप है। अब ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे ना, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा होगा। और यहाँ पे अगर कोई कार्बोकेटाइन इस डबल बॉन्ड की वजह से अगर डेवलप होता है, तो ये अपना बॉन्ड दे देता है, हाइड्रोजन यहाँ पे बिना किसी बॉन्ड के रहता है, और अपना बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट कर देता है कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए। तो इस तरह के बॉन्ड को ही हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड दे दिया। इसी को ही हम बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये देखा गया है कि अगर किसी भी कार्बोकेटाइन के अराउंड जितने ज्यादा CH3 ग्रुप लगे होते हैं, जैसे मान लो ये सब, तो जितने ज्यादा CH3 ग्रुप लगे होंगे, तो उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? और ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ पाई ऑर्बिटल्स एंड सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज मैं मान के चल रही हूँ कि एक डबल बॉन्ड से ही टूटने के बाद बन रहा है, इस वजह से यहाँ पे पाई ऑर्बिटल की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था। सो यस, तो ये कुछ आपके इफेक्ट्स हैं। अब बात आती है अटैकिंग रिएजेंट्स। तो अटैकिंग रिएजेंट्स आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं, एम्बीफाइल्स हो सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और एम्बीफाइल्स वो होते हैं जो कभी तो इलेक्ट्रोफाइल और कभी न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स है ना, वो क्या होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखे, तो आपको ये समझना है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है किसी भी वजह से, राइट। तो वो आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, या फिर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं भी है, तो आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि हो सकता है उनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो। बट एक बात आप ध्यान रखना कि जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। कभी भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आपको वहां पे दिखे, तो आप ये मत समझना कि ये तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो एक्चुअली ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री रेडिकल हमेशा इसी कैटेगरी में आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में। और एम्बीफाइल्स वो होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, कभी तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह और कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब एक बात ध्यान देने वाली कि जो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ना, वो होते हैं लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स वो एसिड्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लेती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। और जो आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो लुईस बेसेस होते हैं, या कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपने में से रिलीज करते हैं। तो जो रिलीज कर रहा है वो तभी करेगा ना जब उसके पास में खुद के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल्स पे या तो नेगेटिव चार्ज होगा या वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, जबकि इलेक्ट्रोफाइल्स पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि हो सकता है ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स हों, तो भी वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का ही होगा। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ना, वो हमेशा जाके अटैक करते हैं न्यूक्लियोफिलिक साइट पे, ठीक है। ये हमेशा ढूंढते हैं कि इनको कहीं ना कोई न्यूक्लियोफिलिक साइट मिल जाए, या कोई ऐसी पोजीशन मिल जाए जहां पे कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। तो आप बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हो, बिकॉज बेंजीन एक न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है इन इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए। जबकि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना, वो हमेशा उस जगह पे जाके अटैक करते हैं जहां पे कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो या फिर इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो। तो आप जैसे कभी भी कार्बोनिल कोई बॉन्ड देखोगे, तो कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। तो अब अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक सॉरी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाके अटैक करेगा? उस जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी है।
तो ऑलरेडी कमी आपको कहाँ दिख रही है, कार्बन पे कि ऑक्सीजन पे, ऑब्वियसली कार्बन पे। तो ये अटैक कहाँ पे करेगा, कार्बन के ऊपर, और फिर यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, ऑपोजिट तरीके से काम करेंगे। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे तो हालांकि एडिशन हो रहा है, बट इसी तरह से आप लोग न्यूक्लियो, ये तो एडिशन रिएक्शन है, बट इसी तरह से आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देख सकते हो। तो ये सब चीजें हम कवर करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, जब हम उनके रिएक्शन से डील करेंगे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो थी हमारी पूरी एक जनरल एक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करने से पहले। अब हम देख लेते हैं कि जब आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना लिया तो उसका प्योरिफिकेशन एक है ना बहुत मेजर चैलेंज होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते वक्त कई सारी उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि उन इम्प्योरिटीज को हम क्या करें, रिमूव करें और उसको प्योरीफाई करें। तो इसके लिए जो फर्स्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है कि आपके सॉलिड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग एक ही तरह के सॉल्वेंट में अलग अलग टेम्परेचर पे इनकी सॉल्युबिलिटी अलग होती है। यानी कि हॉट टेम्परेचर पे तो दोनों के दोनों सॉल्युबल होते हैं, कंपाउंड प्लस इम्प्योरिटी। लेकिन जैसे ही हम कूल करते हैं तो जो आपकी इम्प्योरिटी है वो तो अब भी डिसॉल्व रह जाती है, जबकि जो कंपाउंड है वो क्रिस्टलाइज होकर बाहर निकल के आ जाता है। अब जो नए क्रिस्टल्स आपको मिलते हैं वो बिल्कुल प्योर और शाइनी क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है। तो ये तो होता है आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है जिसमें कि कोई एक सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए। तो ये प्रॉपर्टीज भी कुछ कुछ कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं, जैसे कि नैफ्थलीन होता है, कैम्फर यानी कि कपूर होता है, बेंजोइक एसिड होता है। नैफ्थलीन बॉल्स आप लोगों ने देखी होगी घर में, वो सफेद सफेद कलर की बॉल्स मम्मियां डालती हैं ताकि कपड़ों के अंदर या फिर आसपास में इधर उधर छोटे मोटे कीड़े डेवलप ना हो। ठीक है। तो क्योंकि ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चले जाते हैं तो ये कंपाउंड तो आपके गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनको आप आइसोलेट कर लोगे और पीछे आपकी इम्प्योरिटी एज इट इज रह जाएगी। ठीक है। तो और अगर मान लो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हीट करने पे टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में इसी प्रोसेस को आप टेम्परेचर ज्यादा ना करके, यहाँ तो हम टेम्परेचर कम बढ़ा रहे थे, अब हम टेम्परेचर ना बढ़ा के हम प्रेशर को कम करके हम उनको सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में ले आएंगे। ठीक है। अब बात आती है फोर्थ, ये होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होते हैं, ये आपके वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि हम सेपरेट करते हैं नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी से बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है। इनके बॉइलिंग पॉइंट आपस में डिफरेंट होते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंट होने की वजह से आप इनको अलग अलग कर सकते हो। बाद में जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसको हम लोग पहले कंडेंस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंडेंसर। ठीक है। बट अगेन वही वाली बात, अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस ज्यादा है तब तो अच्छी बात है, तब तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हो, सिंपल डिस्टिलेशन। इन सब के बारे में डिटेल में मैंने अपने क्वेश्चंस में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखा है पूरे प्रोसेस को। तो सिंपल डिस्टिलेशन हो सकता है आपका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है, स्टीम डिस्टिलेशन हो सकता है, रिड्यूस्ड प्रेशर पर डिस्टिलेशन हो सकता है। तो आपकी किस तरह की जरूरत है, अगर मान लो कंपाउंड के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो काफी कम है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करोगे, अदरवाइज आप सिंपल डिस्टिलेशन को यूज करोगे। अगर वो स्टीम के साथ में सॉल्युबल हो जाता है उनमें से कोई भी एक कंपाउंड तो स्टीम डिस्टिलेशन करोगे, और अगर हाई टेम्परेचर पे टूट जाता है तो आप रिड्यूस्ड प्रेशर पे करोगे। ठीक है। तो रिड्यूस्ड प्रेशर पे किया जाता है अगर हाई टेम्परेचर पे वो कोई कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा हो तो। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट जो मेथड आता है वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है कलर। कलर के बेसिस पे जब हम सेपरेशन करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और इसके पीछे का प्रिंसिपल होता है आपका एड्सॉर्प्शन, प्रेफरेंशियल एब्सॉर्प्शन, प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन। यानी कि जो आपका मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं वो मोबाइल फेज के साथ में ज्यादा कंपैटिबल हैं कि स्टेशनरी फेज के साथ में, इसके बेसिस पे उनका सेपरेशन होता है और आप उनका आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है। ये सारे मेथड्स डिटेल में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस किए हैं, तो आपको वहां से एक बार जरूर जाके टैली कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा एक मेथड आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपने प्योरिफिकेशन कर लिया, अब ये तो पता करना जरूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका नया बना क्या वो क्वालिटी और क्वांटिटी में सही है कि नहीं है। तो अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट कितना है कितना नहीं है, अगर ये आप देखना चाहते हो या उसकी क्वालिटी देखना चाहते हो कि कार्बन या हाइड्रोजन है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर दैट यू यूज कॉपर ऑक्साइड। कार्बन को जब हम कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे बनता है CO2, और इसी CO2 को जब आप लाइम वाटर से ट्रीट करते हो तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, और इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड के होने का पता चलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन के होने का पता चलता है, जो कि हम करना चाह रहे थे। इसी तरह से जब आप हाइड्रोजन को कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हो तो यहाँ पे वाटर बनता है। अब जब कॉपर सल्फेट को आप वाटर से ट्रीट करते हो तो ये कॉपर सल्फेट को ब्लू कलर का बना देता है। अगर कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का हो जाए इसका मतलब कि यहाँ पे वाटर बना है, और वाटर बना है तो इसका मतलब तभी बना होगा जब यहाँ पे शुरू में हाइड्रोजन था तब।
ठीक है। इसी तरह से एक नेक्स्ट जो आपका मेथड होता है जिससे कि आप नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजेंस को पता कर सकते हो, इसके लिए हम कराते हैं लसाने टेस्ट। लसाने टेस्ट के अंदर होता क्या है कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आप फ्यूज कर देते हो सोडियम के छोटे छोटे पीसेस के साथ में। तो हम हमारा यहाँ पे पर्पस क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है, वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो उसको कोवेलेंट कंपाउंड से हम आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकें ताकि बाकी की टेस्टिंग जो है वो आसान हो जाए, इसलिए हम उसको सोडियम यानी कि मेटल से फ्यूज करते हैं। तो ये जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम का जो एक एक्सट्रैक्ट बनता है, इसी को हम सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं या फिर लसाने एक्सट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता करना हो नाइट्रोजन की प्रेजेंस, तो नाइट्रोजन जो होता है ना वो सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ में NaCN की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सोडियम जो हमने डाला, कार्बन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और नाइट्रोजन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। जब इसको हम फेरस सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो प्रूशियन ब्लू कलर डेवलप हो जाता है। अगर कलर डेवलप हो जाए इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन है। वहीं पे अगर आपके कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है तो जो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे बनता है वो है NaSCN, थायोसाइनेट सोडियम का। अब इसको FeSO4, NaOH और H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है। अगर बन जाए इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही मौजूद हैं। नेक्स्ट होता है जिसमें कि अगर सिर्फ सल्फर प्रेजेंट हो, तो जब आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट है वो क्या करेगा, वो एक्चुअली Na2S की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अगर सिर्फ सल्फर हो तो। अब अगर आप इसको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से ट्रीट करते हो तो ब्लू या वॉयलेट कलर मिल जाता है, जिससे हमें सल्फर के होने का आइडिया मिलता है। तो ये सब आप लोगों ने रिएक्शंस कभी ना कभी लैब में जरूर कर रखी होंगी। इसी तरह से अगर आपके कंपाउंड के अंदर हैलोजेंस प्रेजेंट हैं, जैसे कि क्लोरीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है, तो ये आपके सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ में किस तरह से रहते हैं, जैसे कि NaX की फॉर्म में, जहाँ पे X आपका ClBrI इनमें से कोई भी हो सकता है। अब जब आप उसको HNO3 या AgNO3 यानी कि एसिडिक सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ जब ट्रीट करते हो तब आपको क्या मिल जाता है, तब आपको यहाँ पे मिल जाता है इन्हीं का प्रेसिपिटेट यानी कि AgX मिल जाता है। अब ये आपका X अगेन AgCl हो सकता है। अगर AgCl होगा तो हमेशा व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, अगर AgBr होगा तो आपको पेल येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, और अगर ये सिल्वर आयोडाइड बन रहा होगा तो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। फाइनली आप और अगर इनको कंफर्म करना चाहो तो आप इनको अमोनिकल सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करके देख सकते हो। तो जो आपका AgCl होता है ना वो पूरी तरह से अमोनिकल सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है, जबकि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो उतना अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाता, और जो सिल्वर आयोडाइड है वो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, इस बेसिस पे भी आप चाहे तो इनका फर्दर कंफर्मेशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है, हमने क्वांटिटी तो देख ली, अब अगर हमें क्वालिटेटिव तो हमने देख ली, यानी कि कौन क्या प्रेजेंट है वो तो हमने देख लिया। अब हम क्वांटिटी यानी कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितना अमाउंट में कार्बन, हाइड्रोजन या आपके हेलोजेंस या नाइट्रोजन या सल्फर ये सब प्रेजेंट है। तो उसके लिए एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, हालांकि आप लोगों को ये अलग अलग रिएक्शंस के थ्रू करना होता है, तो ये रिएक्शंस भी हम लोग किसी और टॉपिक में, वैसे तो मैं आपके साथ अगेन क्वेश्चंस में सारी रिएक्शंस को कवर कर चुकी हूँ, बट इसके लिए मैं एक अलग से टॉपिक बना दूंगी क्योंकि अलग से बहुत लेंदी है और उसको समझना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ जो प्रोसेस है और उनका फॉर्मूला बता देती हूँ। जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली सेम है, जैसे कि अगर आप कार्बन का कंटेंट देखना चाहते हो तो जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है उसमें फाइनली CO2 बन रहा होगा, यानी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बन रहा होगा, CO2। तो इस CO2 में कार्बन, CO2 में कार्बन कितना है फॉर 1 मोल, तो 1 मोल कार्बन कितना होता है 12, और 1 मोल CO2 कितना होता है तो वो है 44, मल्टीप्लाइड बाय CO2 का टोटल वेट कितना है और डिवाइडेड बाय W, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आपने कंपाउंड शुरू में लिया था वो है ये W, तो वो कितना है मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, हर बार आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, पर यहाँ पे कंपाउंड बदलते जाएंगे क्योंकि रिएक्शंस हर एलिमेंट को डिसाइड करने के लिए अलग अलग है। इसी तरह से अगर आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है या आप पता करते हो वाटर के थ्रू, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। तो इसके अंदर हाइड्रोजन 1 मोल में कितना 218 जो होता है वो वाटर का मॉलिक्यूलर मास, और वाटर का वेट डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह से आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड के लिए अभी अभी हमने ऊपर जो देखा, बस आप AgCl, AgBr और AgI से इनको रिप्लेस कर दो। बाकी अगर आप देखोगे तो 35.5 क्लोरीन का एटॉमिक मास है और 143.5 AgCl का मॉलिक्यूलर मास है। इसी तरह से AgBr में ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 है और AgBr का मॉलिक्यूलर मास 188 है। इसी तरह से जो सिल्वर आयोडाइड है उसमें आयोडीन का जो मास है एटॉमिक मास वो 127 है, जबकि सिल्वर आयोडाइड का मॉलिक्यूलर मास 235 है। तो इसी तरह से एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, बस आपको अलग अलग रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप किसके थ्रू डिटर्मिनेशन कर रहे हो, बस उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। इसी तरह से अगर अब हम सल्फर
सल्फर की बात करें तो सल्फर के लिए हम जो एस्टिमेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो बेरियम सल्फेट के थ्रू करते हैं। तो बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास हो गया 233, सल्फर का हो गया 32, मल्टीप्लाइड बाय BaSO4 का कितना कंटेंट है उसको आपने W ले लिया और डिवाइडेड बाय W यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सिंपल है। नाइट्रोजन के लिए जो थोड़ा प्रोसेस है ना वो डिफरेंट होता है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में ड्यूमास मेथड और जेल्डाल मेथड क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस किया है। बाकी जैसे कि मैं कह रही हूँ इसके लिए मैं एक अलग से टॉपिक बना दूंगी जहाँ पे इस पार्ट को भी हम पूरा डिटेल में देख लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज थोड़े से डिफरेंट है, क्यों है उसका अपना रीजन है। अगर आप मेथड को समझ जाओगे तो फिर ये फॉर्मूले भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दो मेथड्स आप देख सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूमास और जेल्डाल मेथड नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए। और ऑक्सीजन के लिए अगेन बिल्कुल वही तरीका है। ऑक्सीजन का जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन देखते हैं तो वो हम देखते हैं जनरली कार्बन डाइऑक्साइड की तरह। तो इसका जो परसेंटेज ऑक्सीजन आता है वो एक्चुअली कार्बन में ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो आ जाएगा आपका 32/88 आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे CO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, डबल होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय W ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय W ऑफ आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है ऑक्सीजन के डिटेक्शन का। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि आप सभी एलिमेंट्स जो है उनका परसेंटेज तो ऊपर निकाल ही चुके हो, तो जो भी उनका परसेंटेज आ रहा है उसको 100 में से माइनस कर लो, तो वो जो भी बचेगा वो कौन होगा, आपका ऑक्सीजन। तो ये तरीके होते हैं जिससे कि आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हो। एंड दिस वाज द होल समरी ऑफ दिस चैप्टर, जो कि मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था डिटेल के साथ में और शॉर्ट करके आप लोगों को ये प्रोवाइड किया है। सो आई गेस कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें जो हैं वो आपको अभी भी नहीं समझ में आई है, तो बिलीव मी इन सभी चीजों को हम पूरी तरह से डिटेल में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप क्या करो, एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है आपके उनको एक बार नजर मारो और देखो कि लेट्स से अगर आपको जेल्डाल मेथड समझ में नहीं आ रहा तो आप उस क्वेश्चन को पॉइंट करो कि वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कि जेल्डाल मेथड की बात हो रही है। अब उस क्वेश्चन को आप यहाँ पे मेरे वीडियोस में जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है GOC के नाम से, या फिर आपको सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस नाम से मिल जाएगी, तो आप वहां पे जाके उस क्वेश्चन को सर्च करो, आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। और ना सिर्फ सोल्यूशन, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको एग्जैक्टली तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पर्पस था आप लोगों के साथ में इस पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से डिस्कस करने का, ताकि कोई भी पॉइंट जो हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर्स में ना पूछा गया हो वो आपका छूट ना जाए। ठीक है, सो ये था आपके पूरे के पूरे चैप्टर की समरी, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। एंड इफ यू रियली लाइक्ड इट, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो मुझे थैंक यू कहने के लिए, कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हो कि कहाँ पे आपको लूप होल नजर आ रहा है या कहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट नजर आता है इस चैनल का, और समझने में आपको कहाँ दिक्कत हो रही है और अभी भी नहीं हो रही है। जो भी कुछ है, आपके जो भी कुछ XYZ आइडियाज हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो दिस विल गिव मी इमेंस प्लेजर, सो प्लीज डू दिस। Thank you so much, take care, and I will see you in the another video with another concept. Till then, take care.